ये भी बच्चे वर्किंग कैपिटल का सवाल है और ये भी बड़ा सवाल है। ये 10 नंबर का केस तो नहीं है। इंस्टीट्यूट ने उठा के मुंह उठा के आरटीपी में ये इतना बड़ा केस डाल दिया है, पर एक्चुअली में ये 10 नंबर का केस तो नहीं है। आइए जी, केस स्टडी 3 आरटीपी मे 24 पढ़ दूंगा, आंसर आप आरटीपी से देख लोगे। चलो देख लूंगा, नहीं तो करा ही देता हूँ। आइए जी, अगर कुछ नया होगा तो कराऊंगा। पढ़िए जी। हाँ, बहुत बड़ा केस है ये देखो कितना बड़ा तो केस ही है। AR Moore LLP is a newly established startup dealing in manufacturing of revolutionary product HDHMR, which is a substitute to conventional wood and plywood। तो वुड एंड प्लाईवुड का वो कोई भाई साहब सब्स्टिट्यूट ढूंढ के लेके आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इट इज एन इकोनॉमिकल सब्स्टिट्यूट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर एंड होम फर्निशिंग। ये तो कहानी सुना रहा है। इट हैज बीन आस्क्ड बाय अ वेंचर कैपिटलिस्ट, पढ़ा था ना थ्योरी में, वेंचर कैपिटलिस्ट, फॉर एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द प्लांट एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। सर्कुलेटिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल जो हम निकालते हैं। A consultant hired by the entity has advised that the cost of setting up the plant would be 5 crore and it will require 1 year to make the plant operational। तो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द प्लांट 5 करोड़ है और 1 साल लगेगा प्लांट को क्या बनाने में, ऑपरेशनल बनाने में। The anticipated revenue, estimated revenue and estimated cost numbers are as follows। तो anticipated revenue और anticipated cost दिया हुआ है। 3 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम की सेल होगी और सेल प्राइस ईच स्क्वायर मीटर है 1000 रुपया। रॉ मटेरियल कॉस्ट है 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर। लेबर कॉस्ट 50 रुपये पर आर, ऊपर स्क्वायर मीटर था यहाँ आर है। लेबर आवर्स पर स्क्वायर मीटर 3 है, तो चलो बढ़िया हो गया। 1 स्क्वायर मीटर में 150 रुपये खर्चा आ गया। 150 पर स्क्वायर मीटर हो गया ना, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर पे 3 घंटे लगते हैं और 1 घंटे के 50 रुपए हैं, तो 150 पर स्क्वायर मीटर हो गया। कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 75 पर मशीन आर, और मशीन आर पर स्क्वायर मीटर 2 हैं, तो मशीन आर्स का खर्चा हो गया 150 रुपया पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट बनानी बच्चे, ओवरऑल वर्किंग कैपिटल निकालना है सवाल में, कॉस्ट बना के। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 250 रुपये पर स्क्वायर मीटर। चलो अच्छा है, सेलिंग आगे लिखा है। एडमिनिस्ट्रेशन का तो पंगा होता है कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। अब तो सेलिंग आगे लिखा है तो हम तो इसको कभी भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान ही नहीं सकते। आगे, बीइंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री, द फर्म विल हैव टू गिव अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 months टू इट्स कस्टमर्स। कम से कम 3 महीने का क्रेडिट पीरियड तो कस्टमर्स को देना ही पड़ेगा। इट विल मेंटेन अ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन। तो स्टॉक है 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन, किसका, रॉ मटेरियल का। बेस्ड ऑन नेगोशिएशन विद द क्रेडिटर्स, द पेमेंट पीरियड हैज बीन एग्रीड टू बी 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो क्रेडिटर्स जो है वो 1 महीने का उधार दे देंगे। क्रेडिटर्स हमें 1 महीने का उधार दे देंगे। द एंटिटी विल होल्ड फिनिश्ड गुड्स इक्वल टू 2 months ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। तो फिनिश गुड 2 महीने के रखने हैं। यहां तक तो सवाल बड़ा नॉर्मल है, टोटल वर्किंग कैपिटल निकालनी है। ऑल अदर एक्सपेंसेस आर टू बी पेड 1 month इन एरियर। तो सारे खर्चे 1 month इन एरियर है। कैश एंड बैंक बैलेंस टू द ट्यून ऑफ 2.5 लाख इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। तो अभी तक तो सवाल में कुछ भी नहीं है। आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाइए और वर्किंग कैपिटल निकाल लीजिए, आता है हमें। The entity is also considering reducing the working capital requirement by either of the 2 options। Reducing the credit period to customer by a month which will lead to reduction in sales by 5%। लो जी, अभी 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था, तो कह रहा है इसको 1 महीने से कम करने की सोच रहे हैं। लो जी, डेटर्स मैनेजमेंट आ गया, डेटर्स मैनेजमेंट आ गया। टाइटनिंग कर रहा है जिससे सेल कम होगी। या engaging with a factor for managing the receivables who will charge a commission of 2% of invoice value and will also advance 65% of receivables at 12% per annum। वो कह रहा है वर्किंग कैपिटल काटने की सोच रहे हैं। 2 ऑप्शंस हैं, या तो क्रेडिट पीरियड कम कर दीजिए, सेल्स 5% कम हो जाएगी, बट आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच जाएगी,
या फिर फैक्टर के पास चले जाइए जो 2% कमीशन लेगा और 65% एडवांस दे देगा 12% ब्याज पे। फैक्टर तो हमने अभी किया है। दिस विल लीड टू सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैड डेट कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 20 लाख एंड 16 लाख। ये तो हमने अभी किया है फैक्टर। The entity is also considering funding a part of working capital by bank loan. For this purpose, bank has stipulated that it will grant 75% of net current assets as advanced against working capital. वो बैंक लोन लेने की सोच रहा है। बैंक कहता है 75% ऑफ नेट करंट एसेट्स हम एडवांस दे देंगे। याद है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। द बैंक हैज कोटेड 16.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द कंडीशन ऑफ ओपनिंग अ करंट अकाउंट विद इट which will require 10% of loan amount to be the minimum average balance। लो जी एक नई चीज आ गई है। 16.5% ब्याज का रेट लगेगा पर करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। which will require 10% of the loan amount to be the minimum average balance। कम से कम इतना बैलेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। लो जी तो केस में यहां तक तो वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन की बातें थी। यहां पे डेटर्स मैनेजमेंट प्लस फैक्टरिंग की बातें आ गई और यहां पे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस की बातें आ गई। ठीक है अब एक बार सवाल पढ़ लेते हैं क्या मांगे। यू बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर हैज बीन आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं। एक तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दो पर एनम। तो बच्चे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है बस और कुछ नहीं है। एस्टिमेटेड करंट एसेट्स रिक्वायरमेंट बता दो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। डेटर्स को कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है मतलब कैश कॉस्ट है ना। कैश कॉस्ट निकालना है टोटल अप्रोच नहीं लगानी। तो करंट एसेट्स का टोटल बताना है। करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये तो पहले पूरा एक वर्किंग कैपिटल के ऊपर सवाल पूछा है। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर ये सवाल पूछा है। एस्टिमेटेड परसेंटेज कॉस्ट ऑफ टू ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल। एक तो अभी निकाली थी हमने इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब दूसरे का भी परसेंटेज मांग लिया है। What will be the maximum permissible bank finance by bank and annualized percentage cost of the same? So let's do one thing again. यहाँ पे पॉज करिए बहुत बड़ा सवाल है। 3 सवाल पूछ लिए उसने एक में ही। एक्चुअली में अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता ना तो 10 नंबर में सिर्फ इतना सवाल आता है सब्जेक्टिव में। इसने 10 नंबर में बीच में ही फैक्टरिंग भी पूछ लिया है बीच में ही आपसे डेटर्स मैनेजमेंट भी पूछ लिया है 10 नंबर में। तभी मैंने बोला था बड़ा केस है। अदरवाइज यही सवाल 10 नंबर का है कि वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन कर दो। यही सवाल 10 नंबर का है। चलो एनी हाउ आप पहले पॉज करिए। अगर आपने वर्किंग कैपिटल रिवाइज कर लिया है तो पहले इसको खुद से सॉल्व करिए। चलिए बच्चे पॉज। सो आई होप सो बच्चे आपने सॉल्व कर लिया होगा। सो आइए अब मेरे साथ सॉल्व करिए। ठीक है सो पहले पार्ट में तो उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स मांगा है तो इसके लिए हमें बनानी पड़ती है क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट जिसको हम इस चैप्टर में नाम देते थे एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट। तो एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट आपको बच्चे बना के इसमें दिखानी है। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि नए बिजनेस का सवाल है कि पुराने बिजनेस का। क्योंकि अगर तो नए बिजनेस का है तो फिर आपको इन्वेंट्री भी लेनी पड़ती है बिकॉज ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम नहीं होते। बट अगर पुराने बिजनेस का है तो बिना इन्वेंट्री के ही बन जाता है। और सवाल में पहली लाइन में लिखा है न्यूली एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप है। तो नया बिजनेस है तो जो कॉस्ट शीट बनेगी वो इन्वेंट्री को कंसिडर करके बनेगी। सो आइए तो सॉल्व भी करना पड़ेगा जी पूरा। ये क्या आ गया मैं भी कहूँ ये क्या आ गया। चलिए जी 1 मिनट कहाँ गई बुक। चलिए जी सो केस स्टडी नंबर 3 प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। आइए जी सो जानबूझ के यूनिट्स का कॉलम चलो छोड़ो क्या करना है जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे ही करते हैं। बच्चे आप देखो क्वेश्चन में आपको फिनिश्ड आउटपुट दी हुई है सवाल में पहली लाइन में नहीं यूनिट्स टू बी सोल्ड दिया हुआ है। तो यूनिट्स टू बी सोल्ड मतलब सेल दी हुई है कितनी 3 लाख स्क्वायर मीटर। अब स्क्वायर मीटर को यूनिट मानेंगे इस सवाल में।
तो प्लस करेंगे इसमें फिनिश्ड गुड्स, तो आपके पास प्रोडक्शन आ जाएगी, यूनिट्स की प्रोडक्शन आ जाएगी। अब पढ़िए फिनिश्ड गुड्स कितने थे। फिनिश्ड गुड्स वो रखता था, द एंटिटी विल होल्ड फिनिश्ड गुड्स इक्वल टू 2 months ऑफ यूनिट सोल्ड। तो 3 लाख यूनिट सोल्ड है, 2 महीने के 1/6 यानी कि 50,000 फिनिश्ड यूनिट है, तो आपकी प्रोडक्शन हो गई 3,50,000 यूनिट्स, 3,50,000 यूनिट्स। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी कितना हो गया, 3,50,000, क्योंकि कोई लॉस तो दिया नहीं हुआ सवाल में। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब जितना रॉ मटेरियल डाला उतनी आउटपुट आ गई। क्यों? क्योंकि कोई लॉस तो हुआ नहीं, कोई वेस्टेज तो हुआ नहीं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 3.5 लाख स्क्वायर मीटर, और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन। सो आइए जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि नया बिजनेस है तो स्टॉक्स को कंसिडर करके ही कॉस्ट शीट बनेगी। अब ओपनिंग स्टॉक तो होगा नहीं क्योंकि नया बिजनेस है, प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो ढूंढना पड़ेगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी ढूंढना पड़ेगा, और ये निकलेगा आपका क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमने ढूंढ लिया है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 3.5 लाख स्क्वायर मीटर, और पर स्क्वायर मीटर का रेट है 200 रुपए। तो 3.5 लाख स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर का रेट है 200 रुपए, तो ये 700 लैक्स आता है। अब क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ था 15% ऑफ एनुअल कंजम्पशन, तो 700 लैक्स का 15% क्लोजिंग स्टॉक है। सो 105 लाख का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो बताओ परचेज कितनी आ गई, ऐड कर दीजिए, प्लस 700 लैक्स, परचेज आ गई 805 लैक्स। तो 805 लैक्स की आपकी परचेज आ गई। कुछ याद आया है? कुछ याद आया है? न्यू बिजनेस के केस में कॉस्ट शीट ऐसे ही तो बनती थी कि हमें इन्वेंट्री को भी कंसिडर करना होता था। चलो ओके। डायरेक्ट लेबर नहीं याद था तो अभी याद आ गया देख के। डायरेक्ट लेबर 50 रुपए पर आवर है, और 3 घंटे लगते हैं 1 स्क्वायर मीटर पे, तो 50 × 3 × 3.5 लाख। सो 150 × 3.5 लाख। ये बच्चे का एक केस है, ये तो पूरे पूरे सवाल डाले हुए हैं। 525 लाख। आपको ही लगता होगा केस है, मुझे तो नहीं लगता। अब प्राइम कॉस्ट निकाल के हमने क्या करना है, सीधे डालो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 75 पर मशीन आर, और 1 स्क्वायर मीटर पे 2 घंटे लगते हैं, इंटू 3.5 लाख, 525 लाख ही आ गया ये भी। तो ये सीधी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 1750 लाख की आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो तो है नहीं, तो माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो हमने पहले निकाल लिया था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितने यूनिट्स था, 50,000 यूनिट्स। तो 1750 लाख 3.5 लाख का है, तो 50,000 का कितना, कॉस्ट शीट याद है? सर आप तो ऐसे पूछते हो जैसे हमें बना बनाया सब कुछ याद है। हाँ तो याद होना पड़ेगा ना, पेपर कितने दिन बाद है। 250 लाख माइनस 1750 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1500 लाख, 1500 लाख प्लस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये कितने थे, 250 पर स्क्वायर मीटर। और ये कितने के आएंगे अब, 3 लाख के, क्योंकि सीओजीएस कितने स्क्वायर मीटर की है, 3 लाख की ना, तो इसके बाद वाले सारे खर्चे 3 लाख के आएंगे। ये तो कॉस्ट शीट का पॉइंट है, और वैसे भी ये एफएम में बड़ी बार किया है हमने। 750 लाख, तो ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। 1500 लाख प्लस 750 लाख, 2250 लाख। सेल बताइए कितनी है, 1000।
तो 3 लाख इंटू 1,000, 3,000 लाख है ना, 3,000 लाख। यस। तो बताइए प्रॉफिट कितना आ गया, यही तो पूछा था उसने, 750 लाख प्रॉफिट आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। तो पहले पार्ट में ये बच्चे पूरे के पूरे क्वेश्चन उठाल के डाल दिए, रादर क्वेश्चन से भी बड़े क्वेश्चन तो फिर छोटे होते हैं, ये तो ज्यादा बड़े हैं। लो जी, पहला आंसर आ गया। हाँ, पर ये फायदा इसमें नीचे आंसर दिया होता है। अगर नॉर्मल सवाल आए तो उसके नीचे कभी आंसर थोड़ा दिया होता है, पर यहाँ आंसर दिया हुआ है। एस्टिमेटेड करंट एसेट्स रिक्वायरमेंट पूछा है, डेटर्स की कैलकुलेशन कॉस्ट पे करनी है। सो आइए जी, अब तो वर्किंग कैपिटल ही निकालनी है, ये बार बार ये क्यों आई जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स, क्या आपको इतनी वर्किंग करने के लिए स्पेस मिलती है पेपर में? मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि मेरे पेपर्स में तो एमसीक्यू आए ही पहली बार है। टैक्स वाले बता सकते हैं, जिन्होंने टैक्स में तो पहले भी आते थे, वहां भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते ही होंगे। मिलती है शायद, वो पीछे पीछे कर लेते हैं मेरा ख्याल, जो शीट के पिछले पासे। तो बच्चे करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है 105 लाख क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, फिनिश्ड गुड्स कितना था 250 लाख। डेटर्स वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ कॉस्ट पे निकालना, तो कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स पे 2250 लाख। और कितने महीने के डेटर है, 3 महीने के। 2250 लाख इंटू 3/12, 2250 लाख इंटू 3/12, 56250000। आई थिंक कैश भी था। यस, कैश रखना है 25 लाख का, तो कैश रखना है 25 लाख का। तो ये मान के सवाल हो रहे हैं कि आपको ये चैप्टर याद है। सो करंट एसेट्स आते हैं 94250000। तो देखें क्या आंसर है, ये फिर वही खुल गया है। हाँ जी, यही है जी, 94250000। नीचे आंसर भी दिया हुआ है इस बार तो। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो बच्चे करंट एसेट्स में से फिर वही खुल गया, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो। तो आओ यही से कर देते हैं। सो ये आ गए टोटल करंट एसेट्स, टोटल ए माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले तो कौन है, क्रेडिटर्स। कितने मंथ्स के क्रेडिटर्स हैं, 1 मंथ के फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो परचेज कितनी है, आप सोचो, अगर इन्वेंट्री ना डालते तो परचेज गलत निकलती। तो 805 लाख का 1/12, 805 लाख का 1/12, 6708333। और एक कहता था जो भी खर्चे हैं वो 1 मंथ आउटस्टैंडिंग थे, ऑल अदर एक्सपेंसेस आर 1 मंथ इन एरियर। तो एक्सपेंसेस कितने हैं, 3 है शायद। एक तो वेजेस है 525 लाख, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 525 लाख, सेलिंग ओवरहेड 750 लाख। तो 525 लाख, 525 लाख, 750 लाख, और ये 1 मंथ एरियर है। यस, 150 लाख। सो निकालो जी नेट वर्किंग कैपिटल। तो 94250000 माइनस 6708333 माइनस 150 लाख, 7254167, 7254167, ये 7254167। पता है अपना निकाला हुआ आंसर नीचे मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। आइए जी, फोर्थ पार्ट बाद में करेंगे, पहले फिफ्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट आप पेपर में छोड़ देंगे मुझे पता है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एंड एनुअलाइज्ड परसेंटेज कॉस्ट। तो ये एक बार पढ़ते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के बारे में क्या लिखा था। द एंटिटी इज ऑल्सो कंसिडरिंग फंडिंग अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय बैंक लोन।
For this purpose, bank has stipulated that it will grant 75% of net current assets as advanced against working capital. तो net current assets तो working into 75%, 54406,250 है ऑप्शन 54406,250 बच्चे यही आंसर है। अगला पार्ट तो करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 54406,250 आ गया। वर्किंग कैपिटल कितना था? वर्किंग कैपिटल ये था ना 72541,667। वो कह रहा है नेट करंट एसेट्स का 75%, तो नेट करंट एसेट्स का 75% यही आ रहा है। और साथ में पूछा था उसकी एनुअलाइज्ड कॉस्ट भी बताओ, तो वो तो एक आंसर है तो दूसरा उसके साथ वाला तो आंसर है ही है, पर फिर भी निकाल देते हैं। वो कह रहा था 10% पैसा आपको रखना पड़ेगा बैंक में हमेशा, और 16.5% रेट है। तो बच्चे अगर मुझे 16.5 रुपए ब्याज देना है तो यूज तो मैं 90 रुपए ही कर पाऊंगा ना, 10 रुपए तो मेरा बैंक में पड़ा रहेगा मिनिमम बैलेंस। तो 18.33, तो ये मैंने आपकी इच्छा के लिए लिखवा दिया, अदरवाइज आंसर तो दिख गया था हमें, क्योंकि ये बेवकूफ को ये वाला ऑप्शन यहाँ भी देना चाहिए था, तब आपको ये 18.33 ढूंढना पड़ता। अदरवाइज 18.33 तो तुक्के से ही आ गया। और वैसे भी समझ में आना चाहिए, मान लो आप 100 रुपया आपको लोन मिला, कह रहा है मेरे पास करंट अकाउंट खुलवाओ, 10% पैसा तो उसमें आपको हर टाइम रखना ही पड़ेगा। तो मतलब अगर 100 रुपए का लोन है तो यूज तो मैं 90 ही करूंगा, तो 90 रुपए के ऊपर 100 रुपए पे 16.5 रुपए ब्याज दे दूंगा। तो इफेक्टिव कॉस्ट 18.33 आ गई। वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि आंसर के साथ हमें ये रेडीमेड ही मिल गया था। आइए जो इसमें ट्रिकी पार्ट था वो वाला करते हैं। The annualized percentage cost of two options for reducing the working capital is। अब इसको हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि सवाल में क्या लिखा हुआ था। पढ़िए जी। ये वाला पोर्शन है। दी एक्ट, सवाल बहुत सिंपल था, ये कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सवाल था। The entity is also considering reducing the working capital requirement by either of the two options। तो वो सोच रहा है कि किसी तरीके से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कम किया जाए। ए, रिड्यूसिंग द क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर बाय अ मंथ विच विल लीड टू रिडक्शन इन सेल्स बाय 5%। आपकी सेल 5% कम हो जाएगी, पर आपका क्रेडिट पीरियड 2 महीने हो जाएगा, क्योंकि पहले क्रेडिट पीरियड कितना था? 3 महीने का था ना, ये देखो। तो ये हमने डेटर्स मैनेजमेंट में पढ़ा था, टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड। अब यही केस स्टडी में खास चीज है कि एक सवाल में दूसरा सवाल घुसेड़ दिया गया है, जो कि नॉर्मल सवालों में ये नहीं होता। नॉर्मल सवालों में एक सवाल मतलब एक सवाल, जबकि केस स्टडी में एक सवाल में एक और सवाल। हाँ जी, रिड्यूसिंग द क्रेडिट पीरियड टू कस्टमर बाय अ मंथ विच विल लीड टू रिडक्शन इन सेल्स बाय 5%। तो आपकी सेल जो है वो 5% से कम हो जाएगी। चलो देखते हैं। और दूसरा है फैक्टर को ले आओ, जो 2% कमीशन लेगा इनवॉइस वैल्यू का और 65% एडवांस देगा 12% ब्याज लेके। इससे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और बैड डेट्स की सेविंग होगी। वही 2 सेविंग और 2 खर्चे हैं जैसे पिछले सवाल में था। तो फैक्टरिंग वाला तो ओके है, ये उसका देखना पड़ेगा। और मांगा क्या है सवाल में? मेन चीज तो होती है कि मांगा क्या है। द एनुअलाइज्ड परसेंटेज कॉस्ट ऑफ 2 ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग द वर्किंग कैपिटल। अब बच्चे फैक्टर वाला आंसर हमें इजी लगता है, तो फैक्टर वाला आंसर हम पहले निकालते हैं। आइए, एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग तो अभी ढूंढा था ना, नेट कॉस्ट ड्यू टू फैक्टरिंग। तो पहले नेट एडवांस रिसीव निकालते हैं कि फैक्टर आपको कितने एडवांस देगा। आइए प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। बार बार यही डॉक्यूमेंट खुली जा रहा है, इधर देखो। कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग बताओ, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो एक तो वो कमीशन चार्ज करेगा, इस बार एनुअली आंसर मांगा है तो करेंगे एनुअली। कितनी कमीशन है? 2% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू मतलब सेल, सेल मतलब क्रेडिट सेल। क्या सारी सेल क्रेडिट सेल है सवाल में? यस। इस बार क्रेडिट पीरियड दिए नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो जो पिछली बार 80 दिनों वाला पंगा था ना, दिया तो है 1 मंथ 2 मंथ, पर इस बार उसने देखो अब यही पंगा है। पिछली उसने हर एक को 80/360 करके सॉल्व किया था ना, इस बार पूरा ईयर में ही कर दिया है। ईयर वाला ही सही होता है, पर अब मैं क्या करूं बताओ। इसमें क्रेडिट पीरियड तो इसमें भी दिया हुआ है 3 महीने 2 महीने, पर लिया नहीं है। तो बताओ टोटल सेल कितनी है आपकी? कितनी सेल है? ये रही 3000 लाख,
है, करोड़ में करो, 30 करोड़। तो टोटल सेल है 30 करोड़ और इसका 2% कमीशन। इस बार उसने कुछ नहीं किया है, 0.6 करोड़ यानी कि 60 लाख। 60 लाख इस बार सही आंसर किया। ये तो पिछली बार भी सही किया था, इसको तो उसने बाद में 360/80 करके साल का ही निकाला था। हम तो सीधे ही साल का निकाल सकते हैं। और एक वो ब्याज लेगा आपसे 30 करोड़ का 65%। अब इस सवाल में गलती कर गया इंस्टीट्यूट। पिछले क्वेश्चन में हमने ब्याज किस पे निकाला, फिर तू गलत बार बार खुली जा रहा है। इधर देखो जरा, वो क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये रहा। हमने ब्याज किस पे निकाला था, याद है आपको? हमने ब्याज निकाला था रिजर्व माइनस करके और कमीशन माइनस करके। इस बार इंस्टीट्यूट ने कमीशन माइनस ही नहीं की है। अब मैं क्या करूं बताओ? उसने सीधा 30 करोड़ का 65% करके उस पर 12% 3 महीने का ब्याज लगा दिया। लगेगा तो 3 महीने का ही। यहां भी हमने कितने, देखो 80 दिन का ही लगाया था। पर बच्चे ये कमीशन कौन माइनस करेगा? अब क्या करूं बताओ मैं? MCQ है, कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये गड़बड़ हो गई है जी। सब होगी तो होगी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तू बार बार क्या समस्या है तेरे को? सुविधा देखो, तो उसने क्या किया है, 30 करोड़ का 65% इंटू कितना था, 12% और 3 महीने का क्रेडिट पीरियड था। सर 2 नहीं है? नहीं बच्चे, अगर फैक्टर के पास जाएंगे फिर क्रेडिट पीरियड थोड़ा कम करेंगे। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है जी, मैं इनका ही आंसर कर रहा हूं। पेपर में तो आपको जो सिखाया हुआ है वही करोगे। अब नहीं मिलेगा आंसर तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना? और आपकी सेविंग कितनी है? सेविंग थे 2। एक बैड डेट्स के सेविंग थे 20 लाख के और एक 16 लाख का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग यानी कि 36 लाख। तो नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितनी आ रही है? 60 लाख प्लस 58,50,000 माइनस 36 लाख, 82,50,000। तो परसेंटेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? 8250 डिवाइड बाय नेट एडवांस। तो नेट एडवांस कितना है? 30 करोड़ इंटू 65%। और पिछली बार अब मैं क्या बताऊं, बताओ? इंस्टीट्यूट ने तो हद कर दी है, इसको 12/3 किया है। भाई ये ऑलरेडी ईयर का है, इसमें तो पेट भर भर के गलतियां हैं। और ये भी तो गलत है, पिछली बार नेट एडवांस रिसीव्ड में से कमीशन भी माइनस करी थी और इंटरेस्ट भी माइनस किया था, तब आंसर आया था। ये देखो, कमीशन भी माइनस करी थी, इंटरेस्ट भी माइनस किया था, तब जाके नेट एडवांस रिसीव्ड टैली हुआ था और उसका 80 बाय करके ये आंसर आया था। इस बार नेट एडवांस भी सीधा ही ले लिया है, 30 का 65% और उसका 12/3 भी कर दिया है। भाई ये क्या हो रहा है? एक मिनट। और है भी MCQ, हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर नॉर्मल करें 12/3 नहीं करते तो कितना आंसर आता है देखें? 82,50,000 डिवाइडेड बाय 1950 लाख इंटू 100, 4.23 आता है। वो आंसर ही नहीं है सवाल में। इसको 12/3 कर दिए हैं, क्यों पता नहीं। 16.92, हाँ वो आंसर है। तो भाई ये क्या हो रहा है? ये ऑलरेडी एनुअल कॉस्ट है, तुम इसको फर्दर 12/3 क्यों करी जा रहे हो? ये ऑलरेडी एनुअल कॉस्ट है। यहां तो तुम यहाँ पे 3 महीने की सेल लो तब भी मैं मानू। तो ये तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है जी, मेरे मेरे हाथ खड़े हैं, ये देखो। तौबा, बोलना ही नहीं है कुछ, चुप। तो 16.92% है, उसको 12/3 कर दिए हैं ये लोग। पता नहीं बच्चे, वो कह रहा था पर एनम कॉस्ट निकालनी थी, तो पर एनम कॉस्ट तो मेरे भाई वैसे भी निकल जाती ना। ये पर एनम ही तो है, ये नेट कॉस्ट पर एनम ही तो है। कह रहे ब्याज 3 महीने का है तो कमीशन तो पूरी है। सेविंग्स तो पर एनम ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये देखो, पर एनम थे कि पर मंथ थे? सेविंग्स पर एनम दिए थे कि पर मंथ थे? कुछ लिखा ही नहीं है। दिस विल लीड टू सेविंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बैड डेट्स
और 12 लाख एंड 16 लाख पर मंथ है कि पर एनम पता नहीं बच्चे। अब जो आंसर है मैंने आपके सामने कर दिया है 16.92। कौन सा आंसर है? नहीं, अभी आंसर आया नहीं है क्योंकि दो में है 16.92 शायद। ये लो, इन दोनों में से कोई एक आंसर है तो पहले वाले का भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों ऑप्शंस का एनुअलाइज्ड कॉस्ट मांगा है। अब ये नई चीज है, ये सीख लेना एक बार। इधर देखो, हमने कभी भी डेटर्स मैनेजमेंट के सवाल में परसेंटेज कॉस्ट नहीं निकाली है, तो यहां सवाल ने आपसे परसेंटेज कॉस्ट मांगी है। तो ध्यान से, हम क्या करते होते थे, हम सेविंग्स निकालते थे। तो जब आप बच्चे क्रेडिट पीरियड कम कर दोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, तो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपकी कितनी सेल कम हो जाएगी, रिडक्शन ऑफ सेल्स बाय 5%। तो आज आपकी 30 करोड़ की सेल है, 5% की सेल कम हो जाएगी, यानी कि आपकी 150 लाख की सेल कम हो जाएगी, है ना। इसके कारण आपका प्रॉफिट कितना कम होगा, क्योंकि हमें तो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, सेलिंग प्राइस 1000, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 200, लेबर कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर 150 और ओवरहेड पर स्क्वायर मीटर 150। दिस इज योर कंट्रीब्यूशन। अब सेलिंग भी तो था इसमें, 302 500, सेलिंग भी लिख दो 250, तो 250 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है। पीवी रेशो निकाल लें, तो 250 रुपए का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो पीवी रेशो। सर ये क्या कर रहे हो आप बच्चे, आपको भूल गया है, जब सेल कम होगी तो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, तो कंट्रीब्यूशन लॉस में निकाल रहा हूं। बताओ, 150 करोड़ की सेल कम होगी और उसके ऊपर 25% कंट्रीब्यूशन है, तो बताओ आपका नुकसान कितना होगा। नुकसान होगा हमारा 37,50,000 का। हम ये निकालते होते थे, पर इस बार उसने परसेंटेज कॉस्ट मांगी है। अब इसका क्या करें, हम पता क्या करते थे, पहले मैं अपना आंसर बताता हूं। हम निकालते थे सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद है, सेविंग्स इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम करते थे एग्जिस्टिंग और रिवाइज। बच्चे जब आपका क्रेडिट पीरियड कम हो जाएगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगी। बताओ आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट तो नहीं लेंगे ना। एग्जिस्टिंग कॉस्ट है 225 लाख की, या ये इन्होंने ना बड़ी गड़बड़ से सॉल्व किया है इन्होंने, तो मैं क्या करूं बताओ। चलो ठीक है, हम अपना करते हैं, छोड़ो इनको। 2250 लाख, बाद में आंसर टैली करा लेंगे। एग्जिस्टिंग है 2250 लाख, आपको याद होगा हम निकालते होते थे इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितने महीने, इंटू 3/12। इन्वेस्टमेंट इन डेटर, अरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते थे, ऐसे तो निकालते थे, 56250000। रिवाइज्ड में आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब आपको पर यूनिट कॉस्ट हमने ढूंढी थी 750 रुपए, और 1 मंथ क्रेडिट में आपकी 5% सेल कम होनी है, तो 3 लाख यूनिट माइनस 5%, 285,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट कितना था आपका, दोबारा कॉस्ट शीट बनाए, 285,000 इंटू 750 लेके देखें, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट तो 750 ही था ना, पर ये तो आएगा नहीं। 213750,000 यही कॉस्ट है, 750 रुपए पर यूनिट, 213750,000। ठीक हो गया। फिर हम इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहां 3 महीने, यहां 2 महीने, और एवरेज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स निकालते होते थे, कुछ याद आए, 3562500 और 14062500। फिर हम इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट लगाते होते थे, जो रेट सवाल में दिया ही नहीं हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, वो कह रहे देखो, पहले आपका पैसा इतना फंसता था,
अभी आपका पैसा इतना फंस रहा है, काफी ज्यादा सेविंग है, तो बताओ सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट कितनी है? सेविंग्स इन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 35625,000, 1406। 140625 तो 14 करोड़, तो ये 35 करोड़ क्यों आ रहा है? वो ज्यादा को आ रहा है। 2,85,000 इंटू 750, 213750,000 इंटू 2/12, 35,625,000। यहाँ कॉस्ट कम क्यों आई है? ओहो, कलेक्शन पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया है, बाप रे बाप। 2250 लाख अब आएगा सही, वो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 5625,00,00। अब बताओ सेविंग कितनी है? 35,625,000, 20,625,000। बच्चे परसेंटेज में आंसर मांगा ना, तो उसने पता ये आंसर निकाला है। तो 37,50,000 का खर्चा नुकसान है, तो कितना पैसा बच रहा है? 20,625,000। ये हमने पहली बार निकाला है, ये हमने पहली बार निकाला है, तो 18.18। हम क्या करते होते थे, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल के सेविंग्स में से कॉस्ट माइनस करते थे और बताते थे कि 2 महीने करना है कि नहीं करना है। यहां उसने ये नहीं मांगा, वो कह रहा है इफेक्टिव कॉस्ट बताओ परसेंटेज में। तो ये नई चीज है, सो प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। जहां तक मुझे ध्यान है एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये मेरे सामने आ रहा है इस चैप्टर में। जहां तक मुझे ध्यान है एक क्वेश्चन मैंने इसका कराया हुआ है। नहीं, यहां तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, राम वाला सवाल था शायद जिसमें ये पंगा था। तो ये परसेंटेज में कॉस्ट निकाली है कि इतना आपका नुकसान होगा जब आप 3 महीने से 2 महीने करोगे, इतना आपका नुकसान होगा और इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट की सेविंग होगी। और उसने ये नहीं मांगा कि 2 महीने करना है कि नहीं करना है, वो कह रहा है मैंने 2 महीने करने हैं, परसेंटेज कॉस्ट बता दो। तो ये मेरा नुकसान है और इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट बचती है, तो पैसे का ना जाना भी आना ही होता है। तो ये लोन समझ लो, ये लोन का खर्चा समझ लो, ये लोन का खर्चा आ गया, ये लोन की कॉस्ट आ गई 18.18। सो ये नई चीज थी, इसलिए भी मुझे ये केस कराना जरूरी था। सर आप कितनी को नई चीजें पढ़ा दोगे, वहां और कुछ आ जाएगा, फिर वो बच्चे जो आएगा सो आएगा, देखी जाएगी। ये आंसर है, पर जो मेरे सामने है वो तो मैं आपको बता के भेजूंगा ना हमेशा। सो ये सिर्फ ये वाला पोर्शन पंगे वाला था। तो मान लो ये किसी से ना भी हो, हाँ तो ना हो तो ना हो, 1-2 नंबर जाएंगे। बाकी केस तो लड्डू था, बाकी केस इजी था। पर चलो अब हमें यह भी पता लग गया कि अगर वो यहाँ परसेंटेज कॉस्ट मांगता है तो किस तरीके से काम करना है। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन लिख लो सारा। आरटीपी का सोल्यूशन नहीं समझ आएगा आपको, ये वाला सोल्यूशन लिखो, लिखिए, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। चलिए, तो बच्चे इसमें पंगा था कि उसने इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग तो बड़े अजीब तरीके से निकाली है। जब मैं ये क्लास में भी कराता तो मेरा अथरू निकल आते थे कि भाई ये गलत किया हुआ है इन्होंने, वो यहां भी चलता चला जा रहा है। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर फैक्टरिंग का आएगा तो जरा देख के आंसर करना। जो 2 मैंने केस कराए हैं इसी तरह का ही आपको कुछ पेपर में आएगा, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं फैक्टरिंग में। मैंने तो बड़े बड़े सुंदर सवाल कराए थे आपको फैक्टरिंग पे, ये लोग यही 2 चीजें पूछते हैं। तो इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। देखो मैंने भी जब फैक्टरिंग का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ना, मैंने भी इनकी बेहूदगी की हुई है, करनी पड़ेगी ना मुझे तो इनसे आंसर टैली कराने हैं। ये देखो इंटू 12 कहाँ गया, फैक्टरिंग कहाँ गया, ये देखो मैंने भी किया हुआ है। ये देखो इंटू 360 डिवाइड बाई, उन्होंने इसमें यही किया है, इंटू 12 डिवाइड बाई 2। तो मुझे पता है ना ये लोग ऐसे करते हैं, सो इसलिए किया हुआ है हमने भी। और जब आंसर निकाला है हमने, तो हमने वहां भी करवाया होगा इसको, देखे
आंसर में तो है ही नहीं कुछ। छोड़ो यार, ये पता नहीं क्या करते हैं, ये यहाँ नहीं कराया क्योंकि इन्होंने किया नहीं होगा, हमने भी नहीं किया। गलत करते हैं ये। फैक्टरिंग के असली सवाल हमने क्लास में कराए, आप ये 2 केस स्टडी कर जाओ, आपको इसी में से कुछ आने वाला है।